कल 26 जनवरी भी और आपको कल ही बल्कि आज मेरी दावत थी 25 तारीख की, आज तो 26 तारीख है। तो कल का भी प्रोग्राम है, इसीलिए उसकी भी रियायत जरूरी है। हमें पता चला मौलाना साबिर साहब हमारे सरपरस्त और यहाँ का नौजवान पूरी टीम, इनकी उम्र को देखा, हमने कहा कि कुछ भी हो जाए, मैंने कहा कि मौलाना अगर रुकते हैं लोग बैठे हैं तो बिठाइए, मैं पहुंचूंगा हर हालत। अब्दुल रहमान साहब कारी साहब मेरे पास बैठ के ऐसे सुकड़ गए, वो कलमा पढ़ रहे थे। हमने कहा कि सीट बेल्ट लगा लो, आज या तो जलसा में जाएंगे या नदी में जाके गिरेंगे, लेकिन पहुंचेंगे हर हाल। और पहुंचे अल्हम्दुलिल्लाह आपके जलसे में। तो 2-3 बहुत अहम और जरूरी पैगाम इस वक्त जो भारत में हम मुसलमान हैं, सिर्फ भारत के लोग कुछ ऐसे दुश्मनाने इस्लाम हैं जो पूरी दुनिया के अंदर आपको, आपके कौम को, आपकी शरीयत को, आपके मजहब को जलील और रुस्वा करना चाहते हैं। आप उनसे कैसे मुकाबला कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं? सामने वाला अगर ज्यादा तादाद में हो, उनके पास लाठी डंडा ज्यादा है, आप कम हैं, तो हाउ कैन यू प्रोटेक्ट फ्रॉम देम योरसेल्फ? आप अपनी जात को उन दुश्मनान से कैसे हिफाजत में रख सकते हैं? आपको दबाने की कोशिश की जा रही, आपको रुस्वा करने की कोशिश की जा रही, तो आप उनके सामने कैसे अपने सर को बुलंद कर सकते हैं? उनके सामने आप कैसे एक बहादुर कौम बन सकते हैं? 2 रास्ते हैं, अगर हम उसको अपना लें तो इंशाअल्लाह हम कामयाब जरूर होंगे, भले ही थोड़ी देर लग जाए। सबसे पहला रास्ता एजुकेशन का है, तालीम का है। दूसरा रास्ता एजुकेशन के बाद इत्तिहाद का, इत्तिफाक का है। ये 2 चीज जिस कौम में आ गई वो कौम मजबूत बन जाती है। अभी एक एहतजाज चल रहा, प्रोटेस्ट चल रहा है किसान आंदोलन के नाम से। किसान सबसे ज्यादा तादाद में सिख लोग हैं। सिख लोग इस देश में 2.5 से 3% हैं, मगर वो 2.5 से 3% मुत्तहिद हैं एक प्लेटफॉर्म पर। उनकी इत्तेहाद की वजह से आज सिख लोग जो किसानों की तादाद है, उन्होंने नाक में दम किए हुए हैं उन लोगों के जो उनके हक हुकूक को लूटना चाहते थे। दूसरी बड़ी चीज जो एजुकेशन की है, तालीम की है। अब यहाँ पर एजुकेशन, तालीम कौन सी जरूरी है? हमारा मदरसे वाली तालीम या स्कूल वाली तालीम, दोनों ही जरूरी है। आज मैंने वहां पर भी जलसे में बात की, हमारे इस्लाम के अंदर एक अच्छी चीज है हुस्न अखलाक। हुस्न अखलाक का मतलब यह है कि अगर आपको कोई गाली देता है तो आप उसकी हिदायत की दुआ कीजिए, ये हुस्न अखलाक। ऐसा नहीं है कि कोई अगर आपको मारा है तो आप पत्थर उठाकर उसका सर फोड़ दीजिए। अगर आपका कोई नुकसान किया है तो आप उसका मुर्गा पकड़कर जिबा करके खा लीजिए। अगर आपका कोई नुकसान किया है तो आप उसके हाथ काट के छांट करके सर को पतला बना देते हैं। ऐसा नहीं, अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो आप उसके साथ अच्छे बर्ताव करें। इसको हुस्न अखलाक के लिस्ट में आता है। इस्लाम के अंदर ये अच्छी चीज है। और ये कहां से? इंसानियत, ह्यूमैनिटी, मानवता, वेयर इज कमिंग फ्रॉम? कहां से आता है, कहां से हासिल होता है, कहां से क्रिएट होता, उत्पन्न कहां से होता?
आज मैंने एक लिटरेचर पढ़ा, तुर्की के एक यूनिवर्सिटी के किसी चांसलर ने लिखा, उसने कहा कि एक तरफ कुरान की तालीम और एक तरफ साइंस एजुकेशन, विज्ञान, हालांकि साइंस क्रिएटेड फ्रॉम द कुरान, कुरान से ही निकलता है साइंस। उन्होंने लिखा कि जब किसी इंसान के अंदर कुरान की भी तालीम हो और उस इंसान के अंदर साइंस की भी तालीम हो, सामाजिक, तो ये दोनों तालीम जिस इंसान के अंदर आए तो उस इंसान के अंदर इंसानियत होती है। उम्मूमन तालीमी बात आपको समझ में नहीं आएगी, आपको मिसाल देकर समझाता हूं। हम जिस देश में रहते हैं, इस देश में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट गुजरा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, इसलिए कि वो मुसलमान, दुनिया का, भारत का नहीं, दुनिया का, बल्कि आप ये कहिए ब्रह्मांड का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। उस साइंटिस्ट का नाम, उस वैज्ञानिक का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वो ऐसा नहीं है कि वो इधर भी फॉर्स चलने और बड़े 10 लाखों वाला 10 लाख सूट का कपड़ा पहन रहा है, 3 लाख कीमत का पेन रख रहा है, ऐसा नहीं थे। वो बहुत सीधे साधे इंसान, बहुत सीधे साधे, नीचे जमीन पर बैठकर भाषण देते थे, राष्ट्रपति भी बने वो। उनके अंदर मानवता थी, इंसानियत थी। जब मैंने ये लाइन पढ़ा, आज मैंने मुताला किया, तो हमको फौरन डॉक्टर साहब की जिंदगी की कुछ नमूना जो मैंने स्टडी किया, जो मैंने पढ़ा, तो मुझे फौरन ये बात उनकी सही लगी जो मैंने पढ़ा कि वाकईतन जिस इंसान में कुरान की तालीम हो, साइंस की तालीम, आप कहेंगे कि हम लोग कहां से साइंस की तालीम लाएं? आपके लिए नहीं, हमारे जो बाप दादा जिनकी उम्र खत्म हो चुकी है उनके लिए नहीं बोल रहा हूं, जो आने वाली आपकी नस्ल है, जो छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं, वो हैं, उनको तालीम दीजिए कुरान की भी और स्कूल की भी। और स्कूल में जब आपका बच्चा जाएगा 1 क्लास में, तो साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, गणित क्या है, मैथ क्या है, वो बच्चा आपका वहां पे समझ जाए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अंदर इंसानियत, नंदी, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, मानवता कैसे थी। एक मरतबा मेघालय का सफर कर रहे, उनकी हिफाजत के लिए बहुत बड़ा आर्मी का एक बड़ा अफसर उनकी हिफाजत में 2.5 घंटे से खड़ा था वो नौजवान। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हु इज दिस पर्सन, वो क्या कर रहा है मेरे सामने? कहा कि सर आपकी जान की रक्षा के लिए वो बंदा खड़ा। उन्होंने कहा कि मेरी जान को क्या हो, मैं तो सीधा साधा इंसान हूं, वो खड़ा क्यों है? सब लोग बैठे, वो खड़ा है। कहा कि सर आपकी हिफाजत के लिए। कहा नहीं, खुद से उठकर गए राष्ट्रपति। कौन होता है राष्ट्रपति? इस देश का सबसे बड़ा ओहदा होता है राष्ट्रपति का, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लाख कानून पास कर लिए जाए, जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होगा तो वो कानून, वो बिल, एक्ट नहीं बन सकता, ऑर्डिनेंस नहीं आ सकता उसके ऊपर। लाख फांसी के फंदे पर लटकाने के फैसले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट द्वारा हो जाए, लेकिन जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होगा तो किसी को फांसी नहीं लग सकती। वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे वैसे ही दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट इसलिए कह रहा हूं, जमीन से लेकर आसमान, चांद तक जहाज बनाकर भेजे गए, मिसाइल लॉन्च किया गया दुनिया के अंदर, लेकिन सबसे कम कीमत पर, कम खर्च में, कम तेल के खर्च में, कम पैसों में जमीन पर जहाज बनाकर, मिसाइल बनाकर आसमान तक, चांद तक भेजने वाला दुनिया के अंदर तने तनहा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऐसा साइंटिस्ट है जिसने कम खर्च में चांद पर हमारे इंडियन एयर स्पेस को भेजा है, लोगों को भेजा।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अमेरिका में नहीं, चीन जापान वालों में नहीं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कम खर्च में अगर वो लोग 200 करोड़ रुपए का जहाज बनाते हैं तब वो चांद पे पहुंचते हैं, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ओनली सिर्फ 100 करोड़ रुपए खर्च करके जहाज बनाकर भेजा। वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो गए उस आदमी के पास, उस फौजी के पास बुलाकर ला करके कहा कि भैया तुम यहाँ बैठो। उन्होंने कहा कि सर कैसे हो सकता, मैं गदनास ऑफिसर हूँ, फौजी हूँ, आपको कुछ हो गया तो कहा कि कुछ हो जाएगा।